डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़े जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन्हें शामिल करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और उनसे संबंधित जो आपके सवाल होते हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल करके समाधान आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। आज के कार्यक्रम में बात होगी खरीफ फसलों में बीज की उपलब्धता के बारे में। साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं आज के कार्यक्रम में गन्ने की फसल की देखभाल के बारे में। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। जी हाँ, बिजाई का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में किस तरह से हम उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं, साथ ही साथ गन्ने की बेहतर देखभाल करके अच्छा उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। आपके पास कोई सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फोन उठाइए और कॉल कीजिए 1800113060 यानी कि 1800113060 और 1800113061 दोनों ही हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर हम आपको बता देते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 8800520717। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप तुरंत से इस पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। आप हमें कार्यक्रम के दौरान मेल भी कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप कार्यक्रम के दौरान मेल करेंगे, हम उसे कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो हमने तीनों माध्यम आपको बता दिए हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अब उनके जवाब आप तक कौन पहुंचाएंगे, तो फिर आइए आपका परिचय करवा देते हैं हमारे विशेषज्ञ महोदय से। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जो गन्ना वैज्ञानिक हैं, गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर चंद्रमोहन यादव जी। बता दें, ये पूर्व सहायक आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। डॉक्टर यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो किसान में। तो बिल्कुल, यहाँ पर हमने आपको आज के कार्यक्रम के जो विषय हैं उनके बारे में जानकारी दे दी है, माध्यम बता दिए हैं जिनके जरिए आप अपने जो सवाल है हम तक पहुँचा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी आपका परिचय करवा दिया है। तो बिल्कुल समय ना गवाइए, आप अपना फ़ोन उठाइए और अपने सवाल हम तक पहुँचाना शुरू कीजिए। इसी के साथ हम भी हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। गन्ने के बारे में यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूँगी। गन्ने की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति में गन्ना के जो किसान हैं वो किन सस्य क्रियाओं में लगे हुए हैं? वर्तमान में जो बसंतकालीन गन्ने की जो बुवाई हो चुकी है उसमें अभी जो मई का महीना चल रहा है, इसमें किसान लोग गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं जी, और उसमें मिट्टी भी चढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, मई जून में कार्य होता है। मई जून का जो महीना है ये ज़्यादातर। कुछ गन्नों में जैसे बीमारियां भी लग रही हैं तो उसके लिए भी किसान भाई दवाई का स्प्रे भी कर रहे हैं, जिससे उनकी समझो फसल भी अच्छी हो और उनकी पैदावार भी बढ़े। बिल्कुल, तो ये कुछ सस्य क्रियाएं हैं जो वसंतकालीन गन्ने में हमारे जो गन्ने के किसान हैं वो लगातार कर रहे हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, उनको अच्छी पैदावार हासिल होती रहे। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। फसल की अच्छी देखभाल बेहतर उपज देती है। बात अगर गन्ने की देखभाल की करें तो गन्ने की फसल में निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई जरूरत के अनुसार करें। नाइट्रोजन की शेष बची हुई मात्रा को 50 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग के रूप में देकर मिट्टी चढ़ा दें। खरपतवार किसी भी फसल में नुकसान का ही काम करती है। ऐसे में गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई करें। अगर देर से या अप्रैल में बुआई के समय एट्रोजन का उपयोग किया है तो इस महीने में खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ये कीट मार्च से सितंबर तक लग सकता है। गन्ने में लगने वाले सभी कीटों में ये प्रमुख है। इस कीट के द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है
इसके नियंत्रण के लिए अंडे समूह को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। मार्च से जुलाई तक 15 दिनों के अंतराल पर ट्राइकोकार्ड का प्रत्यारोपण करना चाहिए। जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर या कार्बोफ्यूरान 3G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों की जड़ों के पास समुचित नमी की दिशा में उपयोग करना चाहिए। इस तरह अगर आप समय रहते गन्ने की फसल की देखरेख करेंगे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट जाना गन्ने की फसल के बारे में। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यादव, उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि अच्छे बीज का महत्व क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल खरीफ की बिजाई का समय नजदीक आ रहा है। ऐसे में हमारे किसानों को ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छा बीज कितना महत्वपूर्ण होता है। बताएं डॉक्टर यादव। डॉक्टर यादव, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है और जिस वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर यादव, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि अच्छा बीज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी नई फसल की बुआई कर रहे हैं। जी डॉक्टर यादव। जी, अगर हम जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि अच्छा बीज कुछ जी अगर बीज की बात, मैम सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी बिल्कुल, आपकी आवाज हमें स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रही है। अगर बीज की बात करें तो अच्छा बीज एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है किसी भी बीज को, किसी भी फसल की शुरुआत के लिए। अगर किसान भाइयों को अगर अच्छा बीज सही समय पर प्राप्त हो जाता है तो उसको सही फसल को बोने में बहुत मदद मिलती है, जिससे कि अच्छा उत्पादन होने का 100% वो उनको मिल जाता है। अगर अच्छा बीज उन्हें किसी भी दुकान से प्राप्त करना है तो वो सुनिश्चित करें कि वह ज्यादा से ज्यादा प्रमाणित बीज पे ही जाए। प्रमाणित बीज जो होता है वह एक पूरी प्रक्रिया के माध्यम से गुजरा हुआ होता है, जिसको एक तीसरी संस्था, जिसको बीज प्रमाणीकरण संस्था हम कहते हैं, उसके द्वारा उसका गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य किया गया होता है। और प्रमाणित बीज पे आप देखेंगे कि एक नीले रंग का टैग मिलता है। जब भी किसान भाई बहन किसी भी बीज की दुकान पे या किसी भी सरकारी स्टोर पे बीज लेने के लिए जाएं तो वो सुनिश्चित कर लें कि वो प्रमाणित बीज ही प्राप्त करें। और प्रमाणित बीज प्राप्त करने के साथ साथ ये सुनिश्चित करें कि उसका बिल अवश्य लें, क्योंकि बिल एक चीज है कि बीज अच्छा निकला तो बिल को कोई बाद में, लेकिन अगर बीज में कोई समस्या आती है तो बिल एक बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई समस्या अगर किसान को आती है और उसका क्लेम और उसको लेना है तो वो उसको लेने में सक्षम नहीं हो पाता और उसके बाद बिल नहीं होता। तो ये बिल की जानकारी जरूर रखें। तो प्रमाणित बीज प्राप्त करें जिस पे नीले रंग का टैग लगा हो, बिल जरूर लें और उसकी शस्य क्रिया जो भी उस वैरायटी की है उसको दुकानदार से या जो भी कृषि विज्ञानी के उससे जान लें। और यह सुनिश्चित कर लें कि जो बीज की जो प्रजाति है वह उनके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड हो। और वो जितना खाद पानी उसमें बताया गया, जितनी भी जो भी उसकी न्यूट्रिएंट बताया गया, जितनी तरह की उसकी जो शस्य क्रिया बताई, उसको सुनिश्चित कर लें और अच्छा बीज को लेके अच्छी तरीके से जो मैनेजमेंट, तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अच्छे बीज का चयन करना। किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कि आपका बीज जो है अच्छी गुणवत्ता वाला है, बिल्कुल स्वस्थ है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने भी बताया है और जानकारी हम उनसे हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बीज के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। खेती किसानी के लिए बीजों के इसी महत्व को सरकार बखूबी समझती है। देश में किसानों की मांग को पूरा करने के लिए बीज का पर्याप्त भंडार है। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ 2025 अभियान में हुई चर्चा के दौरान कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि खरीफ में बीज की आवश्यकता है 164.254 लाख क्विंटल की और हमारे पास पर्याप्त बीज 178.48 लाख क्विंटल उपलब्ध है।
हम सभी राज्यों की मांग के अनुसार उन्नत बीज उपलब्ध करा पाएंगे। खुशी की बात यह है कि सीड रिप्लेसमेंट की दर बढ़ रही है। पहले किसान परंपरागत बीज बोते रहते थे, लेकिन 10 साल से पहले बीज बदल देना चाहिए। 10 साल हो जाने पर बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती। बीज बदलने की प्रवृत्ति में तेजी आ रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता के लिए काम किया जा रहा है। बता दें कि उत्तम गुणवत्ता वाला बीज सामान्य बीज की अपेक्षा 20 से 25% अधिक कृषि उपज देता है। किसान को बीज लेने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे बीज हमेशा अपने इलाके के हिसाब से लें और बीज हमेशा प्रमाणिक स्थान से ही खरीदें। बीज अधिकृत दुकानदार से ही लें। प्रमाणित बीजों का उपयोग करने से जहां एक ओर अच्छी पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर समय और पैसों की बचत होती है। किसान अगर अशुद्ध बीज बोते व तैयार करते हैं तो उन्हें इससे न अच्छी पैदावार मिलती है और न ही बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। अशुद्ध बीज बोने से एक और उत्पादन तो कम होता ही है और दूसरी ओर अशुद्ध बीज के कारण भविष्य के लिए अच्छा बीज भी नहीं मिल पाता। अशुद्ध बीज के कारण खेत में खरपतवार उगने की समस्या भी सामने आती है। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट जिसके बारे में आपने जाना है कि बीज कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर अशुद्ध बीज हम ले लेते हैं तो किस तरह की समस्याएं हमारी जो फसल है उसके उत्पादन में आती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सुनिश्चित करके चलें कि हम अच्छी जगह से बीज ले रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज ले रहे हैं और बीज उपचार ज़रूर कर रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर वेद प्रकाश का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर वेद प्रकाश, आपने बताया कि इस समय हमारे जो किसान हैं वसंतकालीन गन्ने में सस्य क्रियाएं करने में लगे हुए हैं। तो इस समय जैसे कहीं कहीं देश में बरसात भी हो रही है, कहीं भीषण गर्मी भी हो रही है, तो ऐसे में हमारी जो फसल है वो किन किन कीटों से प्रभावित हो रही है, रोग लग रहे हैं? किसान भाई, इस समय टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी की भी मात्रा कम हो जा रही है और इस समय जो गन्ने में लगातार किसान सिंचाई कर रहा है, तो सिंचाई ज़्यादातर 15 या 20 दिन के अंतराल पे सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई करने के बाद फिर उसमें जो यूरिया की मात्रा, जैसे उन्हें बुवाई के समय 1/3 भाग उन्होंने अपना बुवाई के समय कुंड में दे दिए, शेष 2/3 भाग जो यूरिया बचती है, उसके बाद जितनी हम सिंचाई करते हैं उसका 2/3 भाग हम यूरिया से टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि कोई खरपतवार अगर लगा हुआ है तो गन्ने की निराई गुड़ाई करते हैं। साथ में बहुत से अभी रोग भी लग जाते हैं, जैसे इस समय वर्तमान में रेड राट की बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा भयंकर है, या कुक्का बोइंग बीमारी है। तो ये किसानों को अनेक प्रजाति, जैसे COS 238 है, उसमें ज़्यादातर ये काना रोग या जिसको रेड राट कहते हैं वो बीमारी से प्रभावित है, और कुक्का बोइंग भी बीमारी जो लगती है वो CO 238 में। ज़्यादातर जो प्रजाति किसान बोए हैं तो उनमें एक कोशिश ये करना चाहिए कि इस बीमारी के लिए जो दवाई है वो इस्तेमाल करें और उसका स्प्रे करके उसका निदान कर लें, जिससे उनकी फसल भी अच्छी हो और गुणवत्तापूर्ण तैयार हो। बिल्कुल। तो ये देखिए, तमाम तरह के रोग हैं जो आपकी फसल को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहना है और अगर किसी कारणवश ये रोग प्रभावित कर भी रहा है तो उसका आपको सही समय पर निदान जरूर करना है, रोकथाम करना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं आगे। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम है नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ, गन्ने में जो सड़न रोग लगता है, तब सड़न रोग को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और दूसरी जो शरीर का बीज का उपलब्धता है, ऐसी दशा में अगर तो उसको हम अगर परीक्षण करें तो। बिल्कुल, खरीफ में बीज की उपलब्धता के बारे में इन्होंने सवाल जानना चाहा है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर यादव, आप उपलब्धता सुनिश्चित कैसे करें हमारे किसान? देखिए, जो बीज की उपलब्धता की बात जानकारी में देना चाहूंगा किसान भाइयों को, कि जो बीज की उपलब्धता का
जो एक चक्र है वो एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जो क्योंकि बीज को तैयार करना या किसानों तक उपलब्ध कराना कोई एक वर्ष का काम नहीं है, क्योंकि जो बीज का जो काम जो शुरू होता है वो न्यूक्लियस बीज जिसे हम कहते हैं, जिसको सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार करते हैं, जो ICR है, SAUs हैं या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या और भी कोई बहुत सारी संस्थाएं जो रिसर्च में लगी हुई, वो न्यूक्लियस बीज किसी भी प्रजाति का अवेलेबल कराती हैं। उसके बाद वो उसको बढ़ाकर ब्रीडर सीड में अवेलेबल कराती हैं। ब्रीडर सीड अवेलेबिलिटी और न्यूक्लियस सीड अवेलेबिलिटी की जो काम है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का है। उसके बाद जो आधारीय बीज जिसे हम फाउंडेशन बीज कहते हैं और जो प्रमाणित बीज को तैयार करना है, जिसकी ज्यादा मात्रा में जो जरूरत पड़ती है, उसका काम सारी राष्ट्रीय स्तरीय बीज उत्पादक संस्थाएं जैसे कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, वर्तमान में एक नई संस्था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने लॉन्च की, जिसको भारतीय बीज सहकारी समिति कहती है, और भी बहुत सारी उर्वरक की संस्थाएं हैं या राज्य बीज निगम है, राज्य के कृषि विभाग हैं या KVKs और SAUs भी आधारीय और प्रमाणित बीज की उपलब्धता कराती हैं। अगर बीज की उपलब्धता की बात करें तो भारत सरकार विभिन्न तरह की संस्थाओं के साथ समन्वय बैठा के पूरे देश में के किसानों के लिए बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। वर्तमान अगर जो आने वाले खरीफ सीजन की बात करें तो लगभग खरीफ सीजन में विभिन्न फसलों का विभिन्न राज्यों में 158 लाख कुंटल बीज की आवश्यकता रहती है, जिसका आकलन हमने लगभग 2 महीने पूर्व किया था। और उसके सापेक्ष अगर उपलब्धता की बात करें तो 171 लाख कुंटल बीज जो हमारे पास उपलब्ध है। तो वर्तमान में कहीं पर भी किसी भी तरह की बीज की कोई कमी नहीं है। किसान भाई चाहें तो आसपास जो भी प्राइवेट के बीज विक्रेता हैं या कृषि विभाग हैं, जो कृषि विभाग के लोग हैं जो ब्लॉक लेवल पे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या ग्राम पंचायत स्तर पे, उनसे संपर्क करके जो भी संस्कृत जिस भी फसल की और जो भी नए बीज वहां पर उपलब्ध है उसकी जानकारी ले सकते हैं और लेकर वो उस बीज को कहाँ पर उपलब्ध है और कितना उसका दाम रहेगा उसको लेकर बहुत सी योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों को कम दामों में बीज उपलब्ध कराती है ताकि अच्छी गुणवत्ता किसानों तक पहुंच सके। बस ये जरूर करें कि जो भी बीज ले उसकी रसीद लें और वो बीज प्रमाणित हो और उसका कोई भी थैला कहीं से भी कटा फटा ना हो और अच्छी तरीके से वो एक सेफ जगह पे रखा हुआ ताकि नमी ज्यादा ना हो, ताकि कई बार नमी ज्यादा होने के कारण या किसी ऐसी जगह पे रखने के कारण कई बार उसका जमाव नहीं हो पाता है। तो किसान भाई इसका ध्यान जरूर रखें और बीज की कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्था सरकार निरंतर रूप से करती रहती है ताकि किसानों तक सही समय पे बीज मिल सके। बिल्कुल, तो सरकार भी निरंतर प्रयासरत है कि हमारे किसानों को अच्छा बीज सही समय पर मिल सके। इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं, हमारे जो किसान हैं उन तक अच्छी गुणवत्ता वाले बीज पहुंच सके, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। कहाँ से आप बीज ले सकते हैं इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको भी बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल था इनका, गन्ने में सड़न रोग के बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर वेद प्रकाश आप? ये गन्ने में जो रेड राट है, सड़न जो रोग है, इसके लिए तो ये है कि जो गन्ना जो खेत में खड़ा हुआ है वो थान सहित उसको उखाड़ के अलग उसको नष्ट कर देना चाहिए और वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको गड्ढे को भर देना चाहिए। और ये जो रेड राट द्वारा जो प्रजाति है उस प्रजाति का बदलाव कर देना चाहिए। जैसे वर्तमान में अभी कोसा CO 238 प्रजाति है, इसमें ज़्यादा भयंकर बीमारी लगी हुई है कैंसर की, तो इस प्रजाति को बदलाव करके नई जो हमारी उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से जो रिलीज प्रजाति हैं उनकी बुवाई करें। जैसे कोसा 18231 प्रजाति की बुवाई करें इसकी जगह पे, या CO 118 की प्रजाति की बुवाई करें, या कोसा 19231 की बुवाई करें, जिससे ये रेड राट की भी बीमारी से भी हमें निजात मिलेगा और किसानों की उत्पादन भी बढ़ेगा और पैदावार भी बढ़ेगी। बिल्कुल, तो देखिए जो ये रोग है इससे आप इस तरह से निजात पा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, राकेश जी शिमला से। आइए जान लें उनका सवाल क्या है। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। तो सबसे पहले तो मेरा विशेष ये सवाल है, जैसे हम जो खरीफ फसलों के जो बीज उपचार करते, अगर जैसे कई किसान जो है हम अपना पुराना बीज जो है जमा रखते हैं, तो अगर हम पुराना बीज अगर हम इकट्ठा करते हैं तो उस बीज के लिए हम क्या प्रावधान करना पड़ता है और उसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी पड़ती है? और दूसरा सवाल ये मेरा गन्ने के लिए है, क्या हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में गन्ने की खेती क्या संभव है? अगर है तो
तापमान चाहिए, अगर तापमान कितना चाहिए और उसके लिए हमें क्या क्या प्रावधान करने पड़ते हैं और कौन कौन सी जो है गन्ने की देखभाल हमें करनी होती है। बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे हैं दोनों ही, और राकेश जी हम आपके दोनों ही सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। हम जल्द ही लौटेंगे, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कई मजा आए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में बीज की उपलब्धता के बारे में, गन्ने की फसल की देखभाल के बारे में। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर मेल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला से राकेश जी ने पूछे थे 2 सवाल, तो फिर आइए यहाँ पर उनके दोनों ही सवालों के जवाब उन तक पहुंचाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर चंद्रमोहन का रुख करना चाहूंगी। इन्होंने जानना चाहा है कि अगर हमारे किसान पुराना बीज जो है वो लगाते हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, जो पुराने बीज की अगर हम बात करें तो ये जो पुराने बीज का जो बोने का प्रचलन है बहुत पुराना है। मतलब वो किसान अपना ही बचाया हुआ बीज से अगले साल की फसल लगाता है। लेकिन ये जो पुराने बीज का जो इनका सवाल है वो उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा कि तो अगर वो फसल सेल्फ पॉलिनेटेड है, स्वयं परागित फसल है, जैसे गेहूं है, उसके पुराने बीज को लगाने से अगर 1 साल या 2 साल या ज्यादा से ज्यादा 3 साल भी अगर किसान लगा लेता तो बहुत ज्यादा उसकी उपज में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी तो क्रॉस पॉलिनेटेड या परपरागित फसलें हैं उसमें वो जैसे मक्का है उसमें अगर वो चाहे तो वो 1 साल बीज मतलब बाजार से खरीद के दूसरी साल अपना बीज लगा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो अगर वो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज है तो उसका हाइब्रिड बीज है, तो हाइब्रिड बीज को उसको बार बार लेना पड़ता है। अब इसका रीजन क्या है, जो स्वयं परागित फसलें हैं उसमें अगर हम बात करें, अगर वो पुराना बीज किसान बोता है तो उसमें जो उसकी उपज आती है उसमें बहुत ज्यादा उसको वो घटती नहीं है अगर वो पुराना बीज लेता है। क्योंकि पुराने बीज की अगर हम बात करें या किसान का खुद का जो रखा हुआ बीज है उसमें और जो बाजार से लिए हुए बीज उसमें क्या फर्क होता है, पहले तो ये बात करें। जो बीज है और जो बीज वो लेता है और जो बीज अपना रखता है उसमें सबसे बड़ी जो फर्क होता है वो प्रोसेसिंग का फर्क होता है। तो किसी भी बीज को अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो उसकी छनाई, बिनाई, सफाई और जो छोटा छोटा कंकड़, धान, पत्थर जो भी को जो होता है उसको निकाल के उसको ट्रीट करके और उसकी आनुवांशिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए, भौतिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए, जर्मिनेशन को सुनिश्चित करते हुए, विभिन्न मानकों को सुनिश्चित करते हुए बीज को प्रोसेसिंग, पैकिंग और टैगिंग करके किसान तक पहुंचाया जाता है। अगर वो नया बीज लेता है तो उसकी जो उपज है वो पुराने बीज के सापेक्ष हम बात करें तो 15 से 20% ज्यादा आती है। लेकिन अगर वो पुराना बीज ही बोता रहता है तो उसकी उपज, एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि उसकी उपज कम हो जाती है। तो स्वयं परागित फसलों में उपज इतनी कम नहीं होती है। लेकिन जो परपरागित फसलें हैं ये हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड में तो आपको बीज हर साल बदलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं बदलते तो वो आपके परिणाम बिल्कुल भी नहीं आएंगे और जो आपके जो पौधे हैं वो आने वाले साल में वो ऊपर नीचे दिखाई देंगे, 2-3 तरह के पौधे दिखाई देंगे। तो वो किसान डिपेंड करता है वो किस तरह की फसल है। अगर वो अपना बीज बोना चाहता है तो उसको ये सुनिश्चित कर ले वो अच्छे जो भी बालियां हैं उनसे बीज को उनको अलग से तोड़ के सुखा के और अच्छी नमी पे सुखा के रख ले और उनकी सफाई अच्छे से कर ले और हो सके तो उसको कोई देसी तरीके से नीम या उससे ट्रीट करके रख ले ताकि उसमें कीड़ा ना लगे।
और कोशिश करें अगर संभव हो, क्योंकि भारत सरकार बहुत से स्कीमों के माध्यम से, राज्य सरकार बहुत सी स्कीमों के माध्यम से अनुदान देती है ताकि किसानों तक अच्छा गुणवत्ता युक्त नया बीज पहुंचे। नया बीज बोए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर पुराना भी बोना पड़े तो उसकी जो गुणवत्ता है, अगर वो जो जितना भी किसान उस पर कर सकता है, सफाई आदि का उसका ध्यान रखें और उसको समय पे बोए और लाइन सोइंग करें तो वो सही रहेगा। और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, अगर हो सके तो संभव हो सके तो नया बीज देने की प्रयास करें। बिल्कुल, तो सलाह तो यही दी जा रही है कि नया बीज ही बोएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी पुराना बीज अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो तमाम सावधानियां हमारे विशेषज्ञ ने बताई हैं उन्हें ज़रूर बरतें। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर वेद प्रकाश का रुख करना चाहूँगी। जानना चाहते थे हमारे कॉलर की क्या पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे वो शिमला से बात कर रहे थे, वहाँ पे गन्ना लगाया जा सकता है? अगर संभव है तो तापमान कितना होना चाहिए, क्या तैयारियां करें, किस प्रजाति का चयन करें, क्या लगा सकते हैं? नहीं, लगा तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जो शिमला का है, शिमले की जो मिट्टी है वो हमारे लिए गन्ने के लिए उपयुक्त नहीं है। जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर भी उतना नहीं हो पाता है, 16 से 30 के बीच में होना चाहिए। और दूसरा है जो उसका पीएच है, तो पीएच भी उसका समझो 7 होना चाहिए, तो वो पीएच भी नहीं उस पर उपयुक्त है। तो जो उसके नज़दीक हैं, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य में गन्ने की खेती की जा रही है और कोई भी फसल बुवाई से पहले उसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हमारा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसके लिए गन्ने में चीनी मिल में भी गन्ना हमारा डाल दिया जाता है, उससे गन्ने की फसल का उनको भुगतान मिल जाता है। या हमारा गुड़ या राब बना लिए जाते हैं जिससे उन उत्पादों से उनको पैसे मिल जाता है। लेकिन वहीं पे शिमला की बात करते हैं तो शिमला में ना तो कोई हमारी चीनी मिलें हैं जिससे अगर गन्ना तैयार भी होता है तो गन्ने का कहाँ हम उसकी सप्लाई करेंगे। जो उसके नज़दीकी क्षेत्र हैं जैसे देहरादून है और काशीपुर है, वहाँ गन्ने की खेती अच्छी की जाती है और वहाँ वो अपनी चीनी मिल को किसान अपना गन्ना सप्लाई कर देते हैं, उनको पेमेंट भी मिल जाता है। तो शिमला की बात करें तो उतना उपयुक्त नहीं है। बहुत लोग किसान अगर गन्ने को ले जाते हैं तो वहाँ पड़ोसी राज्य से गन्ने के रस के लिए थोड़ा बहुत ले जाते हैं, तो वही किसान उसका उपयोग कर सकते हैं, बाकी खेती के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है। बिल्कुल, तो खेती के लिए यहाँ पर सलाह नहीं दी जा रही है। शिमला क्षेत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राम बुंदेलखंड से। आइए जान लें उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो, हाँ जी साहब, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली मैं डॉक्टर राम सनेही सर, डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कृषि मंत्रालय से रहा हूँ जी, बट नाउ द आई हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम 2022 जी। माय क्वेश्चन इज द बुंदेलखंड इज द ड्राई सोइल एरिया, तो जी पूछिए अपना सवाल। तो आप सर आप सीधा हमसे फोन पर अगर बात करें तो अच्छा रहेगा। जी, एक्चुअली सिचुएशन इन द बुंदेलखंड एरिया देयर इज नो सुटेबल वैरायटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शुगर केन, सो आई वांट टू इंटरेस्टेड टू द ग्रो द व्हाटएवर नाउ द less of the water irrigation to them and how it's possible to regenerate to the sugarcane belt in Rath, Hamirpur and Bundelkhand area. So it is now possible. Can we do it or not? बिल्कुल, बुंदेलखंड में क्या किया जा सकता है गन्ना, और अगर है, क्योंकि सिंचाई का साधन थोड़ा सा कम है संसाधन वहाँ पर, क्या कहेंगे आप? नहीं, बुंदेलखंड में तो नहीं की जा सकती है। कुछ इधर राठ हमीरपुर साइड में तो कुछ किसान गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन वही है, फिर वही मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि गन्ना अगर पैदा कर लिया तो किसान कहाँ डालेगा। अगर जैसे चीनी मिल उधर क्षेत्र में नज़दीक है नहीं, कानपुर में उधर थी चीनी मिल तो वो भी बंद हो चुकी है, तो उतनी दूर से किसान कहाँ ले जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर गन्ने के छोड़ के अदर फसल की जाए जिससे किसान को भी मार्केटिंग के लिए भी सुविधा हो, ट्रांसपोर्टर की भी सुविधा हो। तो इस तरीके से वो गन्ने के लिए उतना सुटेबल नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए सलाह यही दी जा रही है कि किसी भी फसल की अगर हम खेती करना चाह रहे हैं या फिर शुरुआत करना चाह रहे हैं तो मार्केटिंग पहले देख लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे अच्छे दाम की हम सुनिश्चितता यहाँ पर कर लें। तो ऐसे में अगर वहाँ पर इस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, उपलब्धता नहीं है, तो ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा ये सलाह नहीं दी जाती है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में वो गन्ने की खेती कर सकें। इसी के साथ आइए हम बढ़ते हैं आगे और अब मैं यहाँ पर करना चाहूंगी डॉक्टर चंद्रमोहन का। हम लगातार यहाँ पर हमारे किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाला बीज हासिल कीजिए, प्रामाणिक संस्थान से ही आप बीज लीजिए और
मतलब ये सब बातें ध्यान रखिए। अगर हमारे किसान रुख करते हैं किसी भी संस्थान का, प्रामाणिक संस्थान का, वहां पर उन्हें किन किन बातों को चेक करना है जिससे वो ये सुनिश्चित कर सकें कि बीज जो है वो अच्छी क्वालिटी का है? देखिए, बीज की अगर अच्छी क्वालिटी की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि बीज लेते समय पहले तो ये जरूर ध्यान रखें कि अगर अपनी बुआई के संबंधी जानकारी ये जरूर रखें कि किस फसल के किस प्रजाति का बीज उनको लेना है। पहले तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हम किस हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी रिकमेंडेड वैरायटीज हैं जिसका हमें लेना है, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न राज्यों में पूरा एक तंत्र है एग्रीकल्चर का जिसके माध्यम से निरंतर किसानों तक जानकारी पहुंचाई जाती रहती है। तो इसी तरह के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये जानकारी जरूर ले किसान भाई कि भाई कौन सा बीज कौन सी वैरायटी का नया जो आया है जिसमें जो अच्छी जिसमें क्या खूबियां हैं और जो हमारे क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है। तो एक ये जानकारी तो पहले लेके जाएं कि कौन सा बीज हमें लेना है और कौन सा विगत वर्ष में हमने लिया है और उस वैरायटी की क्या गुणवत्ताएं हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी, बहुत बार ऐसा होता है कि किसान भाई आसपास के किसानों से पूछ के चले जाते हैं, लेकिन हमें जानकारी ये भी लेनी होती है कि विगत वर्षों में उसमें कोई समस्या आई है कि नहीं आई है। तो ये जानकारी जो भी जानकार लोग हैं, जिस भी फसल के जो वैज्ञानिक है उनसे संपर्क हो सके, जो भी जानकार लोग हैं उनसे या अच्छे किसान हैं उनसे भी जानकारी लेके जाए कि कौन सी प्रजाति का बीज हमें किस फसल में लेना है। अब जाने के बाद किसान भाई ये सुनिश्चित कर ले कि वो बीज कहाँ से ले रहे हैं। अगर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टोर से ले रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के स्टोर से ले रहे हैं, तो वहां पर खुद भी जानकारी उनको दी जाती है, या ज्यादातर वहां पर जो बीज मिलता है वो सब्सिडी का बीज मिलता है। और अगर प्राइवेट वेंडर से ले रहे हैं या प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से ले रहे हैं तो वहां पर वो ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है कि उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए उनको किस तरीके से। नहीं तो वो ज्यादातर क्या होता है कि वो वैरायटी कोई मांगते हैं और उनको कोई सी दे दी जाती है, तो कई बार उसमें उनसे हेराफेरी होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद जब वो बीज लें तो अब एक जानकारी मैं और भी देना चाहूंगा कि बहुत जैसे पहले हम किसी भी चीज का पेमेंट करते थे, क्यूआर कोड, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे क्यूआर कोड को देख के हम स्कैन करके पेमेंट करते थे, इसी तरीके का क्यूआर कोड अब धीरे धीरे भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि क्यूआर कोड जो बीज का थैला है उस पर भी लगाओ। जो टैग में बात कर रहा था प्रमाणित बीज का, उसका क्यूआर कोड लगाओ, जिसको आने वाले समय में आप ज्यादातर किसान सभी राज्यों में देखेंगे। अभी धीरे धीरे ये जो साथी पोर्टल के माध्यम से हम ये क्यूआर कोड लगा रहे हैं, उससे ही किसानों को ये फायदा होगा, उसको स्कैन करके पता लगा पाएंगे कि बीज असली है या नकली है। क्योंकि बहुत बार ये बहुत सी समस्या रहती है कि बीज असली निकला तो कोई समस्या नहीं, जब नकली निकलता है तो किसान भाइयों को बड़ा ठगा हुआ महसूस होता है और सारी फसल उनका नुकसान हो जाता है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने उस पर क्यूआर कोड का प्रोविजन रखा है, और जिसको स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि ये बीज विगत वर्ष में कहाँ उत्पादन हुआ, कहाँ इसका भंडारण हुआ, कहाँ इसका प्रसंस्करण हुआ, कहाँ इसका ट्रीटमेंट हुआ, कौन सी लैब में इसकी टेस्टिंग हुई, किस किस जगह से गुजर के किसान भाई पे पहुंचा है। तो उसको अगर ऐसा टैग मिलता है तो उसको स्कैन करके आप उसकी जानकारी लें। जानकारी लेने के बाद अगर आप सुनिश्चित हो जाते हैं कि ये बीज ठीक है, उस प्रजाति का है, तो उसका भुगतान करके आप बिल जरूर लें। बिल लेना एक बहुत जरूरी वो है, क्योंकि बिल बहुत बार जो रिटेलर होते हैं वो मना कर देते हैं कि भाई हमें बाद में लेना या वो करना। उस चीज पर आप अड़ी रहिए कि बिल हमें चाहिए, क्योंकि हम वो बिल ही अगर आपको कुछ फेल होता है तो आपको ना फीस से पता चलेगा, ना टैग से पता चलेगा, ना थैले से पता चलेगा। उस बिल की रिसीप्ट से ही पता चलेगा कि किस विक्रेता से आपने बीज लिया था, कितना उसका एमआरपी था, ताकि उस पर अगर कोई गड़बड़ बीज उसने दिया तो उस पर कार्रवाई हो सके। क्योंकि ज्यादातर अगर रिटेलर बीज आपको ये बिल नहीं देते तो कार्रवाई से बचना चाहते हैं, क्योंकि जो बीज का काम है एक अधिनियम के तहत चलता है, एक लॉ के हिसाब से चलता है। अगर कोई गड़बड़ बीज किसान को देता है और उसको पकड़ने में और उसका पूरा पक्का बिल है, तो किसान भाई उसकी शिकायत वहाँ के जो राज्य स्तर के, डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो अधिकारी उनको कर सकता है, और उसको उस विक्रेता का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। अब ये बीज हमने ले लिया, जिस पर टैग लगा हो, बिल लगाओ। इसके बाद ये भी सुनिश्चित करें अगर बड़ा थैला है तो किसी जैसे गेहूं का, धान का बीज है, अगर वो चाहे तो थोड़ा बहुत उसका सैंपल भी देख सकता है किसान। और वो भी सुनिश्चित करें कि बीज ट्रीटेड देती है। ज्यादातर संस्थाएं जो बीज होती है वो ट्रीटेड करके देती है। ट्रीटेड बीज मतलब उसके दवाई का शोधन होता है, ज्यादातर उस पर एक सफेद रंग की, हल्की नीले रंग की परत होती है, तो वो बोने के काम ही आता है। तो किसान भाई सुनिश्चित कर ले कि बीज ट्रीटेड है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो बीज जन्य रोग है वो नहीं आएंगे। अगर ट्रीटेड नहीं है तो उसमें ज्यादातर संस्थाएं एक बीज की थैली देती है, छोटा सा पैकेट देती है दवाई का, और एक पर्चा देती है, उसको ट्रीट करके बोएं
और उसकी जो बोते टाइम उसका बोने के बाद जब जो किसान भाई उसका थैला और उसका जो टैग है वो जरूर संभाल के रखें। बिल्कुल। और जो भी इस तरीके से जो शस्य क्रियाएं बताई हैं उनको पालन करते हुए उसका उत्पादन करें, तो उनको अच्छी फसल जरूर मिलेगी और उनको किसी भी ठगी से बचे भी रहेंगे। बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में जरूर रखनी है जब भी हमारे किसान बीज की खरीदारी करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर दी है। QR कोड, आपका चेकलिस्ट वहाँ पर लगी हुई है, सीड, आपका बीज उपचार हुआ है कि नहीं, ये सब तमाम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बीज बुआई के बाद आपको थैला और टैग संभाल कर रखना है। ये तमाम बातें हैं जो आप ध्यान में रखकर चलिए, जिससे आपको ही आगे चलकर लाभ होगा। तो बिल्कुल ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में बीज की उपलब्धता के बारे में और साथ ही साथ गन्ने की फसल में देखभाल के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आइए यहाँ पर रुख कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का। डॉक्टर वेद प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि पोका बोइंग नामक एक बीमारी है जो गन्ने की फसल को ज्यादा प्रभावित कर रही है, हमारे किसानों से परेशान भी हो रहे हैं, तो ऐसे में इसके बारे में क्या कहेंगे? किसान भाइयों, जो गन्ने की जो प्रजाति है CO 238, इसमें पोका बोइंग जो बीमारी लगती हुई है, तो उसके निदान के लिए ये है कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवाई मार्केट में मिलती है उसका 2% आप उसका छिड़काव करके उससे आप निजात पाते हैं। और ये देखते हैं कि जो गन्ने के बीच में जो गोफ होती है वो पूरी ऊपर से समझो गल जाती है जब उसका काटो, या नाइफ कटर जैसे उसके लक्षण प्रतीत होते हैं। तो एक तो ये पोका बोइंग से, दूसरा ये हम ध्यान ये किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ कि कुछ गन्ने की देखभाल के लिए कुछ पॉइंट है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये है कि हमें क्या क्या उसमें बातों पे ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि अगर गन्ने की अच्छी हमें पैदावार लें तो हमारे गन्ना शोध परिषद से जो हमारे जैविक खाद बनते हैं, जैसे आप ट्राइकोडर्मा है या PSB है या टाइकोकार्ड है, तो उनको अगर अधिक मात्रा में जो प्रयोग करेंगे तो उससे भी हमारी गन्ने की पैदावार बढ़ेगी। अब इसमें टाइकोडर्मा है, टाइकोडर्मा आपको बुवाई के समय 10 kg प्रति हेक्टेयर डालें, जिससे उसमें आगे बहुत सी हमारी जो बीमारी है जैसे रोग है रेड राट, उससे भी कुछ निजात भी मिलेगा और गन्ना भी अच्छा उसका होगा। और जो हमारा PSB है, PSB ये होता है कि जो हम गन्ने की बुवाई के समय जो फास्फोरस डालते हैं, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में दें या हम DAP के रूप में देते हैं, तो वो हमारा पौधा डायरेक्ट उसको ले नहीं पाता है। तो उसके लिए अगर हम खेत में PSB डाल दिए हैं तो उसकी फास्फोरस की घुलनशील मात्रा को बढ़ा देता है। जैसे अगर अभी हमने PSB खेत में नहीं डाली है तो 15 से 20% वो फास्फोरस घुलनशील हो पाता है, बाकी वो स्थिर हो जाता है। अगर हमने खेत में PSB डाल दी तो 50 से 60% वो घुलनशील होकर पौधे को आसानी से मिल जाता है, जिससे हमारी पौधों की जड़ें भी मजबूत होती हैं और शुगर एक्युमुलेशन भी अच्छा बनता है, उसमें चीनी परता भी बढ़ता है। तो हमें उसमें PSB भी डालना चाहिए। जब खेत की तैयारी करें उस समय 10 kg PSB ले लीजिए और उसको 1-2 कुंटल सड़ी गोबर की खाद में मिला के खेत में डाल देना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो हमारी स्वीकृत प्रजातियां हैं गन्ने की, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की द्वारा विकसित की गई हों
या भारतीय गन्ना अनुसंधान जो लखनऊ की है उनकी प्रजातियों को विकसित जो की गई हैं उन्हीं की ही प्रजाति की बुवाई करना चाहिए। जैसे गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर की जो अभी अर्ली जो प्रजाति हैं वो मैंने अभी पहले बताई भी है, अभी जैसे CO 238 रिप्लेसमेंट के लिए 3-4 प्रजातियों का चयन करना चाहिए। जैसे एक कोसा 13-235 है, कोसा 18-231 है, कोसा 19-231 है, और जो हमारी भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ की है जैसे COL के 16-202 प्रजाति और COL के 14-201, तो इन प्रजातियों की बुवाई करें जिससे कम से कम बीमारियों से भी निजात मिलेगा और अच्छी पैदावार भी मिलेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने शुरुआत में एक और जानकारी दी थी कि मई और जून का जो महीना है इसमें मिट्टी चढ़ाने का काम हमारे किसान करते हैं, इसको किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें जैसे अगर किसान ने खाद की जो लास्ट यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दी है तो इसमें मिट्टी जब चढ़ाएं तो उससे पहले जैसे कार्बाफ्यूराडान 3G है उसका 25 kg प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में डाल दें, जिससे जिसमें कोई जैसे बेधक लगा हुआ है तो उससे भी निजात मिलती है। और कल्टीवेटर जैसे मिट्टी पलटने वाला आता है तो उससे भी मिट्टी चढ़ाई कर देते हैं, या मैनुअली किसान अपने कस्सी या कुदाल से भी मिट्टी चढ़ाने का भी काम कर लें, जिससे खरपतवार भी नियंत्रण से भी बचाव होता जाएगा। दूसरा उसमें अच्छा समझो टिलर भी उसमें बनेंगे, तो इसमें मिट्टी बिल्कुल चढ़ाना चाहिए। जो हम अभी जून के लास्ट में गन्ने में मिट्टी चढ़ाते हैं उसको सेमी अर्थिंग कहते हैं। जो जुलाई में किसान गन्ने में मिट्टी चढ़ाता है उसको फुल अर्थिंग कहते हैं। तो हमारा कहने मतलब किसान को गन्ने में मिट्टी जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा गन्ने की गर्थ, हाइट, मोटाई भी बढ़ेगी और पैदावार भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए मिट्टी चढ़ाने का काम भी बहुत ज़रूरी है, किस तरह से आप कर सकते हैं विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के विदिशा से जितेंद्र सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ जितेंद्र सिंह दांगी, विदिशा मध्य प्रदेश से। स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं बीज के संबंध में जानना चाहता हूँ सर से कि सोयाबीन के बीज परीक्षण किसान घर पे कैसे कर सकें जिससे मतलब बीज की मतलब गुणवत्ता की जानकारी मतलब मिल जाए। बिल्कुल। तो परीक्षण आपको करना है सोयाबीन का। बिल्कुल, आपने ही व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया है, मैं कार्यक्रम में शामिल करने ही वाली थी आपका सवाल। अच्छा कि आपने कॉल भी कर लिया। तो क्या कहेंगे डॉक्टर चंद्रमोहन, आप सोयाबीन का जो बीज है उसका परीक्षण घर पर ही करना चाहते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? मैडम थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे इनका सवाल? सोयाबीन का बीज है उसका परीक्षण करना चाहते हैं कि गुणवत्ता युक्त है, नहीं है, सही है कि नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या ये संभव है घर पे करना? जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, ये किसान ये जानना चाहते हैं कि जो सोयाबीन का बीज है उसका जमाव आप उसमें देखना, मतलब उसका परीक्षण देखना चाहते हैं घर पे ही। जी जी। तो इस संदर्भ में बताना चाहूंगा, अगर आप बाहर से बीज लेते हैं या अपने घर का बीज इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें घर का बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आप उसको जर्मिनेशन जो टेस्ट हम करते हैं, एक तो कोई भी किसान भाई इतना निरंतर काम करते रहते हैं तो उसकी एक भौतिक शुद्धता होती है। सबसे पहले तो भौतिक शुद्धता की बात करें तो दिखने में जो बीज आप ले रहे हैं या अपना है तो एक वो समान होना चाहिए, एक समान जैसा बीज होना चाहिए। उसमें कोई भी तरीके का किसी भी और फसल का के बीज का या वो भौतिक जो परीक्षण होता है वो आंखों से देख के ही होता है, चाहे वो लैब में हो या कोई भी करे। तो भौतिक परीक्षण है उसमें आप देख सकते हैं कि 100 या मुट्ठी भर दाने या 1 किलो दाने लेके आप देख सकते हैं कि भाई जो भी आपको बीज दिया गया है, जो भी आपके पास बीज है उसमें एक समानता हो, उसमें किसी भी और फसल के या और भी किसी तरीके के सोयाबीन के दाने या भट्ट जो काला भट्ट होता है उसके दाने ना हो, और भी किसी फसल के दाने ना हो, कंकड़ पत्थर ना हो, बीज साफ हो, एक समान हो, उसकी जो सोयाबीन की विशेषता बात करें, जो उसकी जो परत होती है वो टूटी ना हो, क्योंकि सोयाबीन एक ऐसा बीज है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर उसको ढंग से हैंडल नहीं किया जाता है भंडारण के तौर पे, या अगर उसके बोरे को 1-2 बार पटक दिया जाता है तो उसका जमाव कम हो जाता है। तो इसका ये देख ले, एक बार सुनिश्चित कर ले, मोटे मोटे सरसरी निगाह से देख ले कि जो बीज है आपको पास है या जो आपको मिला है वो सही है कि नहीं सही है। अब हम जमाव की बात करें तो जमाव की अगर बात करें तो जो आप चाहें तो उसको, अगर आपके पास बोरी हो तो 2 बोरी की परत को गीला करके बोरी को गीला करके उसको थोड़ा सा निचोड़ के उसके बीच में 100 दाने, अंदाजन से 100 दाने आप लगा सकते हैं। अखबार की 2-3 परतों के बीच में 100 दाने आप उसके लगा सकते हैं, और 100 दाने लगाने के बाद आप उसको 3 से 4 दिन उसको नमी लपेट दें, लपेट के उसको रख दें
और लपेटने के बाद ढक दें ताकि उसमें नमी बरकरार रहे, बहुत ज़्यादा पानी भी ना रहे और बहुत ज़्यादा गर्मी वाले स्थान पे भी ना रहे। तो उसको हवा लगती रहे और उसमें पानी की मतलब जो नमी है उसमें बरकरार रहे। तो 3 से हफ्ते भर के बाद अगर आप देखते हैं तो उसमें अंकुरण आ जाता है। अगर अंकुरण आने की बात करें, अगर उसमें 70 से 75% बीज का जमाव हो गया है मोटा-मोटा, अगर आप घर पे देखना चाहते हैं, तो वो बीज आपको सही मिला है। तो आप ये जान सकते हैं, आप उसकी सोइंग कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही देसी तरीके से बीज का जमाव चेक करना है और भौतिक तरीके से उसकी शुद्धता देखनी है, क्योंकि 2 ही मेन चीज़ होती है जो किसान देख सकता है। दूसरी प्रजाति का बीज अगर आप देख पाएँ तो उसमें जो वो होता है, जो दाना होता है काले से रंग का, उस काले जो सफेद रंग का दाना होता है उसके बीज के में जो हाइलम कहते हैं, उसका रंग भी देख के पहचान सकते हैं इसमें कोई और प्रजाति का बीज तो नहीं है। तो एक तरीके का हाइलम हो, उसका जो बीज एक समान हो, किसी भी और फसल का बीज ना हो और अंकुरण की जानकारी आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने घरेलू स्तर पे ही बीज की गुणवत्ता की जाँच कर सकते हैं। और ज्यादातर वैसे जो बीज मार्केट में मिलता है उसमें जमाव प्रतिशत और जो भौतिक शुद्धता है उसके लेवल पे लिखी रहती है, और आप चाहें तो इसको घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। जांच की जा सकती है, परीक्षण किया जा सकता है। सोयाबीन के बीज का आप किस तरह से जांच करें, हमारे विशेषज्ञ ने पूरी प्रक्रिया आपको बता दी है, समझा दी है। तो बिल्कुल ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी हम आप सभी तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में बीज की उपलब्धता के बारे में और साथ ही गन्ने की फसल की देखभाल के बारे में। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे गन्ने के बारे में। तो ऐसे में डॉक्टर वेद प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि गन्ने की फसल की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से जैव उर्वरकों का उपयोग करना सही रहता है? इसमें जैव उर्वरक जो है जैसे एस्टोबैक्टर, दूसरा जो पीएसबी है, एस्टोबैक्टर है ये हमारा समझो 25% नाइट्रोजन की भी सेविंग कर देता है, और जो पीएसबी है वो हमारी फास्फोरस की 25% सेविंग करता है। ये दोनों हम जैव उर्वरक प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हम जब खेत की तैयारी करें उस समय हम एस्टोबैक्टर भी डाल दें 10 kg प्रति हेक्टेयर, और पीएसबी की भी मात्रा है कि 10 kg पीएसबी प्रति हेक्टेयर। तो ये खेत में ऐसे ही पहले बेसल में डाल देना चाहिए, उसके बाद जुताई कर दें, तो उससे भी हमारे जो बुवाई के समय पे जो डीएपी हम डालते हैं फूल में, तो उसका भी समझो घुलनशील अवस्था में ही हो जाता है, या यूरिया डालते हैं उसमें 25% हमारी नाइट्रोजन की भी सेविंग हो जाती है। तो इसीलिए जैव उर्वरक को भी प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, तो जैव उर्वरक का उपयोग करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। कौन कौन से उर्वरक आप उपयोग कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मानिक जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मूंग और उड़ीद जो फसल रहती है उनको कौन सा रासायनिक खत कौन सा देना चाहिए? मूंग और उड़द जो फसल रहती है उसको कौन सा रासायनिक खाद यहाँ पर देना चाहिए?
बिल्कुल, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बीजों के बारे में और साथ ही साथ बात कर रहे हैं गन्ने की फसल के बारे में। तो बिल्कुल आपका सवाल यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिया है, जिस भी दिन हम ये कार्यक्रम में विषय शामिल करेंगे निश्चित तौर पर आपके सवाल का जवाब आप तक पहुँचाया जाएगा। और यहाँ पर मैं रुख करना चाहूँगी डॉक्टर चंद्रमोहन का। डॉक्टर चंद्रमोहन, मूंग उड़द के बारे में तो इन्होंने जानना चाहिए है, साथ ही साथ आप हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि हमारे किसान जब आगे चलकर बिजाई करते हैं खरीफ की फसलों की तो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं ध्यान में रखें? मूंग उड़द के बारे में बात करें तो मूंग उड़द एक वैसे भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो रिकमेंडेड जो फर्टिलाइजर की डोज है वो जिस भी प्रजाति को आप बो रहे हैं उसके ज्यादातर जो भी जानकारी लेके बोएं, और जो भी अपना वो है उसके जो भी जानकारी जहां से लेते हैं उसके बारे में उस वैज्ञानिक द्वारा उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, उसमें कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है या नहीं है और कितनी बाकी फर्टिलाइजर की वो है। तो सस्य क्रियाएं जो भी है उसकी जानकारी पूरी लेकर और अच्छी गुणवत्ता का बीज प्राप्त करके ही किसान भाई उसको बोएं, और उसकी पूरी जो भी खरपतवार है बाकी जो उसके पूरे फसल चक्र के दौरान जो सावधानियां उसको बरते ताकि आपको अच्छी उपज प्राप्त हो सके। नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र का यहाँ पर रुख किया जा सकता है मानिक जी। साथ ही डॉक्टर चंद्रमोहन जानना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे बिजाई का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह की सलाह आप देना चाहेंगे जिससे आगे चलकर अच्छी उपज वो हासिल कर सकें? मैडम एक बार दोबारा बताएंगे एक बार? बिल्कुल, सलाह क्या रहेगी आपकी हमारे किसानों के लिए? बिजाई का समय है खरीफ की, तो हमारे किसान किस तरह की सावधानियां बरतते हुए आगे बढ़े जिससे अच्छा उत्पादन हासिल कर सकें? जैसा कि पूरे कार्यक्रम में जो मूल बिंदु था वो बीज की उपलब्धता थी, तो बीज सबसे जरूरी सावधानी जो किसानों के लिए है वो बीज की ही है। वो पहले अगर वो बीज अच्छा प्राप्त कर लेते हैं तो वो अच्छी फसल को उत्पादन सुनिश्चित कर लेते हैं। तो बीज वो लेके किसान भाई समय से रख लें, और वो सभी बातों को जैसा बार बार पूरे कार्यक्रम में बताया गया था कि वो बीज ले और बीज का टैग देख ले और जो उसका जो बिल है वो लेके सुनिश्चित कर लें, और जो पूरी जानकारी है जो भी वैरायटी उसमें बोई जा रही है उसके बारे में जानकारी ले लें, और उसी जो भी रिकमेंडेड वैरायटी है जो भी फसल वो बोना चाहे उसकी रिकमेंडेड वैरायटीज को चयन करते हुए अच्छा बीज लेके और उसका टैग और बैग और वो बिल सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में अगर उस बीज में कोई समस्या आती है तो उसको पूरी कानूनी तरीके से किया जा सके, और बाकी जो भी सस्य क्रियाएं हैं उसका पालन करते हुए आप अपना फसल का उत्पादन करें, और आपकी फसल अच्छे का भरपूर उत्पादन मिलेगा और आपकी आय भी बढ़ेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर चंद्रमोहन आपका। आपने समय निकाला, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया है इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अब मैं रुख करना चाहूंगी डॉक्टर वेद प्रकाश का। डॉक्टर वेद प्रकाश, हमारे किसानों को क्या कहेंगे कि इस समय जो गन्ना उन्होंने लगाया हुआ है वो अच्छी उपज के लिए क्या महत्वपूर्ण सावधानियां बरतें इस समय? हम किसान से ये कहेंगे कि हमारे भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए मृदा परीक्षण की विशेष सुविधा करा रही है कि किसान अपने मृदा परीक्षण के आधार पे ही कोई भी फसल बोए, चाहे वो खरीफ की फसल हो चाहे हमारी गन्ने की फसल हो। अब मृदा परीक्षण से निश्चित रूप से हमारे खाद उर्वरक की भी बचत होती है। जैसे अभी बसंतकालीन में किसान भाई गन्ने की जो बुवाई की है तो उसमें कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, पोटास देना चाहिए, तो उसमें 180 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और 80 kg फास्फोरस, 60 kg पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, 25 kg जिंक सल्फेट। और यही अगर शरदकालीन में बोते हैं तो उसमें 200 kg नाइट्रोजन हो जाएगी और फास्फोरस, पोटास और जिंक की वही मात्रा रहेगी। इतनी मात्रा मृदा परीक्षण के आधार पे अगर किसान करते हैं, अपनी सॉइल हेल्थ की जांच करा लें। और इस समय कृषि विभाग के द्वारा भी सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार किए जाते हैं। हमारे गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा ही किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, और कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड। तो इसलिए किसानों को अपना सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार करके ही फसल की बुवाई करें, जिससे गन्ने की पैदावार भी अच्छी होगी और उसको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए मृदा की जांच करवा लेना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ ने बताया है। अच्छे बीज हो, अच्छी सेहत वाली मिट्टी हो,
और सावधानी पूर्वक अगर सस्य क्रियाएं की जाए, सही समय पर सिंचाई की जाए, खाद उर्वरकों का उपयोग किया जाए, खरपतवार नियंत्रण किया जाए, रोग कीट से बिल्कुल बचाव किया जाए तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन हासिल किया जा सकता है और अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। हमारे विशेषज्ञ यही जानकारी और जागरूकता हमारे किसानों के समक्ष लाने का लगातार प्रयास करते हैं और डीडी किसान के माध्यम से, हेलो किसान के माध्यम से भी हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम आप तक पहुंचाएं और आप खेती किसानी में और भी ज्यादा उन्नत हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही आपको बता दें और डॉक्टर वेद प्रकाश यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन्होंने गन्ने के संदर्भ में इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो हमने जान लिया कि खरीफ फसल की बीज की उपलब्धता हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं और साथ ही गन्ने फसल की देखभाल किस प्रकार की जा सकती है जिससे आगे चलकर अच्छा उत्पादन हासिल किया जा सके। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा निर्यात के लिए अनार की गुणवत्ता युक्त उत्पादन और खरीफ दलहनी एवं तिलहनी फसलों की बुआई एवं किस्में, दोनों ही महत्वपूर्ण हमारे विषय हैं। देखिए, विषयों के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। इनसे संबंधित आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप पहले ही हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, पेज खुलेगा, वहां पर आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव भी है वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060। जी हाँ, 1800-113060 ये हमारा नंबर है जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तमाम जो जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों बता दें आपको आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। Thank you.